अ, आज का आपका टॉपिक है सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार। और ये आपका साइंस का लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो इसमें यही जानेंगे कि सुरक्षा क्या है। सुरक्षा से तात्पर्य सेफ्टी से है। और प्राथमिक उपचार मतलब फर्स्ट एड, है ना। जैसे मान लो कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, या किसी को चोट लगती है, और तो तत्काल में उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जब तक उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जा सकता, या जब तक उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उससे पहले अगर उसको थोड़ी सी भी ट्रीटमेंट दिया जा सके, तो वही क्या कहलाता है, फर्स्ट एड है, या प्राथमिक उपचार है। और सुरक्षा की अगर बात की जाए तो खतरों से थोड़ी सावधानी, या मान लो कोई दुर्घटना होने वाली है, या कोई एक्सीडेंट है, तो उसके प्रति थोड़ी सी अगर सावधानी बरती जाए तो वही क्या है, सुरक्षा है। तो सबसे पहले वन बाई वन जानते हैं इनको कि आखिर ये है क्या। तो फर्स्ट है आपका सुरक्षा। तो सुरक्षा से तात्पर्य सीधा है कि सुरक्षा हानि से बचाव करने की क्रिया और व्यवस्था को कहते हैं। यह व्यक्ति, स्थान, वस्तु, निर्माण, निवास, देश, संगठन या ऐसी किसी भी अन्य चीज के संदर्भ में प्रयोग हो सकती है जिससे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अ, अ, या फिर इसके माध्यम से मान लो कुछ कोई भी आगे जाके हानि होने वाली है, तो उससे थोड़ी सी अगर सावधानी बरती जाए तो हम उस दुर्घटना से बच सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब रोड पर आप चलते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि आपको लेफ्ट की साइड चलना है। और जब भी आप रोड क्रॉस करेंगे तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग को ही यूज करना है रोड क्रॉस करते समय। और आपने ऐसे भी देखा होगा कि मान लो बाइक है या कार इत्यादि होते हैं, तो उनमें इंडिकेटर जलाना जरूरी होता है जब आप टर्न करते हैं लेफ्ट या राइट की साइड में। तो इनसे क्या तात्पर्य होता है कि इनसे यही तात्पर्य होता है कि दूसरे वाले को इंडिकेट किया जा रहा है कि हम क्रॉस करने वाले हैं, तो वो भी थोड़ा सा सावधान हो जाए। और अगर ये चीजें नहीं होंगी तो क्या होगा, दुर्घटना ही होगी। तो सुरक्षा क्लियर हो क्या होगा कि क्या है, दुर्घटनाओं से थोड़ा सा बचाव या सावधानी, आप इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, जिससे कि वो दुर्घटना घटित ना हो। या मान लो हो भी गई है तो आपने अगर थोड़ी सी भी सावधानी बरती है तो जितना चोट लगना चाहिए था उतना नहीं है, आप बच गए हैं कुछ इस प्रकार से। तो जान लेते हैं कि जो सुरक्षा के प्रकार हैं वो क्या है। तो सुरक्षा के तीन प्रकार हैं। ये तो रहे एक सामान्य प्रकार, लेकिन अगर आप मान लो थोड़ा सा राजनीति के क्षेत्र में जाओगे तो वहां पे आपने सुना होगा कि एक ग्रेड ए श्रेणी की सुरक्षा है, जेड श्रेणी की है, कि वाई श्रेणी की है, कुछ इस प्रकार से। हालांकि हम वहां नहीं जाएंगे, हमारा मोटिव सीधा एक सामान्य सुरक्षा प्रकार ही पढ़ना है। तो इनको इस प्रकार से जानते हैं कि सुरक्षा के ये कुछ प्रकार हैं। स्वयं की सुरक्षा, दूसरा है कि जो प्रयुक्त सामग्री होती है, हम अपना कार्य करने के लिए जो सामग्री यूज करते हैं उसकी सुरक्षा। और तीसरी है यंत्रों एवं औजारों की सुरक्षा, मान लीजिए मशीन इत्यादि है, उनके द्वारा भी वर्क किया जा रहा है, तो उनकी सुरक्षा किस प्रकार से की जानी है या क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा को जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी कार्य करते समय उसे किसी प्रकार की चोट ना लगे अथवा उसके साथ दुर्घटना ना हो, तो इसके लिए जो सावधानी बरती जाती है वही क्या कहलाती है, स्वयं की सुरक्षा है। दूसरा है सामग्री की सुरक्षा। आप इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि जो आप प्रयुक्त सामग्री है उसकी सुरक्षा करना। तो जैसे आपने देखा होगा कि मान लो हम ही अपने घर में अगर कोई कार्य करते हैं तो हम पूरी सावधानी बरतते हैं कि मान लीजिए आप लाइट का कोई काम कर रहे हैं तो आपको होल्डर कैसे लगाना है, सॉकेट कैसे लगाना है, बल्ब को उसमें किस प्रकार फिट करना है। या कारपेंटर वगैरह हैं, देखा होगा लकड़ी अगर वो काट रहे हैं, लकड़ी काटने वाले हैं, या मान लीजिए आप इलेक्ट्रिशियन हैं या कोई पत्थर काटने वाला है, तो आपने उनको काटते समय देखा होगा वो काफी सावधानी बरतते हैं। टेल्स वगैरह लगाते समय ये है कि वो पूरा स्केलिंग से उसका नाप लेंगे, मशीन को प्रॉपर्ली अच्छे से धीरे धीरे इसको चलाते हैं जिससे कि वो जो पत्थर कट रहा है वो पूरी सावधानी के साथ कटे और कोई गलती ना हो। इसी प्रकार से आपने इलेक्ट्रिशियन के माध्यम से भी देखा होगा कि मान लो वो कार्य करते हैं तो पूरी सावधानी बरतते हैं, हाथों में ग्लव्स पहना हुआ है, पैरों में भी स्पेशल टाइप के शूज पहने हुए हैं। इंजीनियरिंग वगैरह को आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी कंस्ट्रक्शन एरिया होता है तो क्या करते हैं,
कि एक तो अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए देखा होगा आपने, हेलमेट इत्यादि लगाते हैं। दूसरा चीजों की वही कि जो कार्य कर रहे हैं उनमें जो सामग्रियां प्रयुक्त हो रही है उनका भी रख रखाव या सुरक्षा करना जरूरी है। अगर आप उनका ही रख रखाव ठीक प्रकार से नहीं करेंगे तो क्या होगा, दुर्घटना ही घटित होगी। हाँ, नेक्स्ट है यंत्रों एवं औजारों की सुरक्षा। आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे कोई मशीन है, तो उसको भी जरूरत है सुरक्षा की। उसमें ग्रीसिंग करनी है, उसके कल पुर्जों का समय समय पर ध्यान रखना है। इस प्रकार से तो ये हो जाती है यंत्रों एवं औजारों की सुरक्षा। नेक्स्ट मैम बात कर लेते हैं। हाँ, मैम सामग्री की सुरक्षा मतलब कौन सी सामग्री? आप जो कार्य करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं जो आप प्रयुक्त सामग्री है, किसी भी कार्य को करने के लिए जो आप सामग्री यूज कर रहे हैं उसकी जो सुरक्षा है। ओके मैम। ठीक है, मतलब आप उसको इस प्रकार समझ सकते हैं जो प्रयुक्त सामग्री है या उपभोग की जाने वाली सामग्री की सुरक्षा। क्लियर हो गया? यस मैम। ओके। हाँ, नेक्स्ट है सुरक्षा चिन्ह। तो इसमें ये जानना है कि जो सुरक्षा के चिन्ह होते हैं वो कितने प्रकार के हैं और इनके माध्यम से क्या क्या दर्शाया जा सकता है। तो फर्स्ट तो होता है मनाही चिन्ह, मतलब प्रोहिबिटेड एरिया जो होते हैं वहां आपने देखा होगा कि निशान स्पेशल लोगो टाइप के कुछ लगे रहते हैं, जिनसे ये बताया जाता है कि आपको वहां नहीं जाना है, डेंजर जोन है, इस प्रकार से। और जो आदेशात्मक होते हैं, पहले आप इनको देख लीजिए कि जो सुरक्षा के चिन्ह है वो चार प्रकार के हैं। एक है मनाही चिन्ह, दूसरा है आदेशात्मक, तीसरा है चेतावनी चिन्ह और चौथा है सूचनात्मक। तो वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट फर्स्ट वाला है मनाही चिन्ह या निषेधात्मक। तो यह संकेत वृत्त के आकार के होते हैं, सर्कुलर शेप के हैं, और यह लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार और सफेद बैकग्राउंड पर काली आकृति द्वारा बनाए जाते हैं। जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है इसमें आप देख रहे हैं कि सिगरेट या बीड़ी का निशान बना हुआ है और उस पर प्रोहिबिटेड का साइन लगा हुआ है कि जहां कहीं भी आप हैं या आप जिस एरिया में हैं तो वहां क्या है, वहां पर स्मोकिंग करना मना है। नीचे लिखा हुआ है नो स्मोकिंग। तो इससे ये चीज पता चलती है कि वहां पर धूम्रपान करना निषेध है। तो वही है निषेधात्मक से जिन चिन्हों के माध्यम से आपको उन कार्यों को करने के लिए मना किया जाता है वही कहलाते हैं निषेधात्मक या मनाही चिन्ह। दूसरा है कि इन संकेतों के द्वारा विशेष प्रकार के कार्य करने को मना किया जाता है कि आपको अल्कोहल नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, या मान लीजिए वहां पर मोबाइल फोन यूज नहीं करना है, आपको चुप रहना है, कुछ इस प्रकार से। और जैसे आप इनको इस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे भागने के लिए मना करना, धूम्रपान न करना, आग न जलाना, जहाँ पर मान लो कुछ विस्फोटक पदार्थ लगे रहते हैं या कुछ इस प्रकार की वस्तुएं होती हैं तो वहां पर आग न जलाने के लिए पूरा साइन लगा रहता है। कुछ साइनों को हम देख लेते हैं जिनमें से आपने कुछ को तो मोस्टली देखा होगा। जैसे मान लीजिए इसको तो आपने खूब अच्छे से देखा होगा, बहुत सारी जगह ऐसे लिखा रहता है कि यहाँ पर मोबाइल का निशान बना हुआ है और उस पर ऐसे लिखा हुआ है, निशान बना है कि वहां पर क्या है कि वहां पर मोबाइल का प्रयोग वर्जित है ना। दूसरा साउंड, कि आपको वहां आवाज नहीं करनी है, ये आपने कॉमनली बहुत ज्यादा देखे होंगे, है ना। और जैसे मान लीजिए मैम नो पार्किंग वाला। हाँ, नो पार्किंग काफी देखा होगा, नो पार्किंग। और दूसरा साउंड वाले भी बहुत ज्यादा देखे होंगे आपने, है ना। और जैसे मान लीजिए कहीं कुछ ऐसे स्पेशल एरिया है वहां पे डॉग्स वगैरह का आना मना होता है, या तो उस पर भी आपने देखा होगा निशान लगा रहता है कि वहां पर कुत्ते वगैरह अलाउड नहीं है। और जैसे मान लीजिए क्या हो गया। हम्म, हाँ, तो क्लियर हुआ मनाही या निषेधात्मक चिन्ह कौन से होते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट, घरों में चप्पल पहनना मना होता है। हम्म? या मान लीजिए मंदिर है, या ऐसी कुछ चीजें हैं, तो वहां पर सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आपने अपने घरों में भी देखा होगा, हालांकि हम लोग बोर्ड नहीं लगाते हैं, लेकिन ये चीजें होती हैं। अ, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो दूसरा वाला है वो क्या है। तो ये है आदेशात्मक चिन्ह। तो ये संकेत जो होते हैं वो क्या है, नीली पृष्ठभूमि और सफेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार, सर्कुलर शेप में बने होते हैं। और इन संकेतों के माध्यम से कार्य करने वाले जो भी मजदूर हैं, कारीगर हैं, उनको अपने कार्य करने के दौरान क्या क्या चीजें पहननी है ना, उनको ये बताया जाता है कि आपको ये चीजें वहां, जैसे मान लो इलेक्ट्रिशियन है तो अगर वो काम करने जाएगा तो वो क्या करेगा, हाथों में ग्लव्स पहनेगा और शूज पहनते हैं, वो स्पेशल टाइप के होते हैं। या फिर आपने ऐसे देखा होगा खंबे पर या लट्ठे पर चढ़ने के लिए भी वो हुक टाइप के कुछ शूज तो नहीं होते, मतलब लोहे की छड़ के बने हुए कुछ स्पेशल टाइप की चीजें ऐसी होती हैं जिनको पहन के वो आराम से खंबे पर या लट्ठे पर चढ़ जाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हैं। और आप इनमें ऐसे देख सकते हैं कि कुछ अनिवार्य तथा आदेशात्मक संकेत हैं, जैसे आपको हेलमेट पहनना है, चश्मा पहनना है, जूते पहनने हैं, दस्ताने पहनने हैं। और हेलमेट को तो आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए आर्मी जो एरिया होता है, आर्मी एरिया जो होते हैं वहां पर विदाउट हेलमेट परमिशन नहीं होती है किसी भी कंडीशन में। और अभी तो इसका बड़ा बोलबाला है, कुछ दिन पहले तो ये हो गया था कि अगर टू सीटेड भी अगर कोई है, मान लो बाइक पर दो लोग जाते हैं तो दोनों को ही हेलमेट पहनना जरूरी है। नेक्स्ट है चश्मा। तो आपने इसको देखा हुआ, जो इलेक्ट्रिशियन है ना, मान लीजिए लोहे का कटिंग का काम करते हैं तो देखा होगा वो अपने फेस को कवर करने के लिए ब्लैक कलर का कुछ लगाते हैं। उसमें हालांकि गॉगल्स टाइप का भी लगा रहता है, बहुत ज्यादा ब्लैक कलर का शीशा सा होता है। उसमें से ये दिखता है कि अगर चिंगारी बहुत ज्यादा लाइट है ना, तो उसमें से वो बहुत हल्की सी, बहुत माइन्यूट सी दिखाई देती है, तो इसलिए वो उनको डिस्टर्ब नहीं होता उनसे। तो आदेशात्मक का मतलब होता है कि कार्य करने से पहले आपको क्या क्या पहनना है कोई कार्य करने के लिए। क्लियर हुआ? यस मैम। चले, तो नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है, नेक्स्ट है जैसे मान लीजिए कुछ इसमें प्रकार भी दिए हुए हैं, आप इनको ऐसे देख सकते हैं। जैसे मान लो हेलमेट है वो आपको पहननी है ना, मास्क लगाना है, शूज पहनने हैं, फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी होते हैं या कुछ इस प्रकार से हैं तो उनको स्पेशल टाइप के सूट पहनने होते हैं। और आजकल तो कोविड-19 में इस प्रकार का बड़ा फेमस हो रहा है फेस कवर करने के लिए, देखा होगा आपने। नेक्स्ट जानते हैं चेतावनी चिन्ह कि ये संकेत त्रिभुजाकार होते हैं तथा इन्हें पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इनके माध्यम से क्या चेतावनी दी जाती है। और ये तो मोस्टली लोगों ने खूब देखे होंगे कि मान लो रोड क्रॉसिंग कर रहे हैं आप, या रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, या मान लीजिए रेलवे क्रॉसिंग की जा रही है, तो लगा रहता है पूरा साइन कि आप वो कौन सा एरिया है, चेतावनी है। दूसरा जैसे मान लीजिए कहीं कंस्ट्रक्शन एरिया होता है, मान लीजिए कहीं काम चल रहा है, तो वहां पर भी देखा होगा येलो कलर में, और वो ब्लैक कलर के एरो के निशान बने रहते हैं कि आगे सड़क का निर्माण हो रहा है तो आपको थोड़ा सा टर्न होके जाना है। और तो क्या है, चेतावनी दी जाती है कि हाँ आगे कुछ ऐसा है, वहां आपको नहीं जाना है। तो यहाँ जैसे होता है आग का भय है, बिजली के झटके का भय है, विषैला पदार्थ है या विस्फोटक पदार्थ का भय अगर वहां है, तो इनको ये जो चिन्ह है जो नीचे लिखा हुआ है कुछ चेतावनी संकेत, इनके साइन भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या साइन है। तो देखिए आपने इसमें से कॉमनली जो ये वाला है ये मोस्टली लोगों ने सबने देखा होगा, है ना। ऐसे ये डिपेंड करता है किस कलर का है, जैसे आपको बताया गया अगर चेतावनी दी जा रही है तो वो ये वाला अगर कुछ ऐसा बना हुआ है ट्रायंगल शेप में और इस प्रकार से, तो इसका मतलब होता है टॉक्सिक पदार्थ का वहां खतरा है या विषाक्त खतरा है। रेलवे क्रॉसिंग पर भी आपने देखा हुआ खोपड़ी है, उस पर दो हड्डियों के निशान है, रेड कलर का है, तो वो भी वही चीज बताता है कि वहां क्या है, खतरा है। ये है जैसे
अरे यार, और जैसे मान लीजिए ये जो तीन फैन की जैसी संरचना बनी हुई है, अ, उसका मतलब होता है कि जैसे ये है तीन फैन के जैसा कुछ बना हुआ है, तो अगर मान लो ये साइन कहीं बना हुआ है तो इसका मतलब होता है कि जो वो क्षेत्र है वहाँ क्या है, वो रेडियो एक्टिव सिंबल है ये, कि जो क्षेत्र है वहाँ रेडियो एक्टिव वेव की जो मात्रा है वो पाई जा रही है कुछ इस प्रकार से। और नेक्स्ट वाला जैसे ये है तो इसका मतलब होता है कि जो वहाँ का एरिया है वहाँ क्या है, आग का खतरा है ना। नीचे वाला है तो इसका मतलब है कि वहां पर विस्फोटक पदार्थ रखे हुए हैं या वहां पर विस्फोट का खतरा है। और ये जो है ये इसका है कि जो हार्मफुल इरिटेशन, मतलब कोई केमिकल फैक्ट्री हो सकती है या कुछ ऐसे हो सकता है, तो आगे ये वाला साइन लगा हुआ है कि अगर आप वहां आते हैं या कुछ इस प्रकार का क्षेत्र है जहां पर आपको इरिटेशन थोड़ा हो सकता है या आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। और चलिए नेक्स्ट जैसे क्या कहते हैं, जैसे ये वाला क्षेत्र है तो बायो हैजार्ड है कुछ इस प्रकार। हाँ, नेक्स्ट जान लेते हैं कि जो लास्ट वाला है सूचनात्मक जो चिन्ह होते हैं, तो इन चिन्हों के माध्यम से क्या बताया जाता है कि आगे मैम जाके आपको। हाँ। मैम जो चेतावनी के जो चिन्ह होते हैं उसमें ऐसा होता है ना कि एक ट्रायंगल होता है और उसमें जो विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह होता है वो लगा रहता है, हम्म वो 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 भी ट्रायंगल से होता है। वो ट्रायंगल शेप में ही होगा, है ना। डिनोट है वो, जो पृष्ठभूमि है वो येलो कलर की होगी और जो साइन बना हुआ है वो ब्लैक कलर में होगा। तो मैम वो जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो क्या डिनोट करता है उसमें? कौन सा वाला? जो मैम विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है ना, एक डंडा सा उसके नीचे बिंदी होती है, वार्निंग में लिखा रहता है वो कहीं पे भी, जैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के पास लिखा रहता है। नहीं, हाँ वही सुरक्षात्मक चिन्ह है पूरा। ओके मैम। थोड़ा थोड़ा सा सेफ्टी की जरूरत है, ना जाया जाए, जाने से पहले सोचिए थोड़ा। चलिए वैसे तो आपने जैसे ये निशान देखा है प्लस वाला है तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट का ही होता है, बट आजकल देखा होगा कि वो जैसे चित्ता मतलब सूचनात्मक चिन्ह को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि आपने इसको देखा होगा मोस्टली। देखो क्या कहते हैं जो टॉयलेट वाले हैं, गर्ल्स टॉयलेट है तो उस पर देखा होगा व्हाइट कलर में गर्ल्स बनी हुई रहती है। मेल टॉयलेट है तो उस पर मेल्स बने रहते हैं, है ना। पुल है तो उस पर निशान होता है आगे जाके पुल है। और आगे अगर कोई धर्मशाला है या ऐसा कुछ है तो बेड का निशान बना हुआ होगा, क्रॉसिंग के लिए भी कुछ इस प्रकार के निशान बने रहते हैं। तो और जैसे मान लीजिए आप कहाँ जाते हैं, मेट्रो स्टेशन, तो उस पर भी देखा होगा कि सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही हैं तो एरो ऊपर की तरफ बना हुआ होगा, सीढ़ियां के नीचे की तरफ जाना है तो वहां नीचे की तरफ साइन बना रहता है। तो सूचनात्मक चिन्हों के माध्यम से भी जानकारी दी जाती है। तो ये इस प्रकार के चिन्ह द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्ति को सूचना दिया जाता है कि किसी व्यक्ति को चोट लग गई मेरी हो क्लास चल रही है। तो उससे मेडिकल की जरूरत होगी। जो इस चिन्ह से यह बताया जाता है कि मेडिकल की सुविधा आगे जाकर या मान लो कितनी दूर उपलब्ध है। और ऐसे जो चिन्ह होते हैं वो कैसे होते हैं, हरे रंग की पृष्ठभूमि में ऊपर सफेद रंग के चिन्ह के द्वारा दर्शाए जाते हैं। ये तो एक मेडिकल का साइन है। इसके बाद नॉर्मली देख लेते हैं कि आपने इनमें से कौन कौन से साइनों को देखा है। तो एक तो यही कॉमन सा है, इसको भी मोस्टली देखा ही होगा, ऊपर या नीचे जाने का निशान है, मतलब डायरेक्शन बताता है जनरली। और नेक्स्ट ये है ड्रिंकिंग वाटर, कहाँ पर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं तो जो ड्रिंकिंग वाटर है या पीने का पानी है तो वहाँ टैप वाटर का निशान, टैप का कुछ निशान बना हुआ रहता है ना। और नेक्स्ट है जैसे जेंट्स टॉयलेट, कॉलिंग मतलब आगे टेलीफोन बूथ है या इस प्रकार की चीजें हैं। और देख लेते हैं थोड़ा सा। अ,
गर्ल्स टॉयलेट या लेडीज टॉयलेट है, आगे पेट्रोल पंप है, कुछ इस प्रकार से, है ना। आगे आई सेंटर है, आई केयर सेंटर है, और सीढ़ियां हैं, वही किधर जाना है, ऊपर नीचे, किधर की साइड जाना है आपको, इस प्रकार से। और क्लियर हो रहा है आपको? जी मैम। हम्म मैम जो GA20 दोबारा बता दो, जेंट्स टॉयलेट लास्ट वाला। लास्ट वाला दोबारा से कहिए। G20 वाला जो है, जी क्लियर नहीं आ रही है आवाज। मैम GA20 सेफ्टी वाला बोल रहे हैं मैम, 20 वाला। वेट 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 20 वाला सेफ्टी का साइन है। जी मैम। ये वाला ना, सेफ्टी का है। मैम किस चीज की सेफ्टी, ये समझ नहीं आ रहा। पानी दिख रहा है। नहीं, जैसे वही है कि आप मान लीजिए कि हाँ शावर वाला है ना, वो वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, आपको पीडीएफ मिलेगा ना, तब आप इसको अच्छा से जूम करके देखिए, बड़ा सा। और दूसरा आपने ऐसे भी देखा होगा कि जैसे स्टैंडिंग या जो सिटिंग सेंटर होते हैं, या मान लो रेलवे स्टेशन पे आपने इसको खूब देखा होगा, विश्राम गृह, है ना, बैठने के लिए जगह होती है, बस कुछ इस प्रकार से। हाँ, तो ये तो रहे आपके कुछ क्या कहते हैं, सुरक्षा चिन्ह। और उसके बाद थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो प्राथमिक उपचार है या फर्स्ट एड है वो क्या है। तो किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित, मतलब जो उपचार कर रहा है या जो मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहा है, जरूरी नहीं है वो शिक्षित ही हो, वो डॉक्टर ही हो, तो मतलब किसी भी अप्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा जो सीमित उपचार दिया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। और इसका उद्देश्य सीधा सा इतना होता है कि कम से कम चीजों में जिसको एक्सीडेंट हुआ है या जिसको चोट लगी है, तो उसको थोड़ी सी राहत पहुंचाई जाए। और सीमित साधन इसलिए हैं क्योंकि पता नहीं उस टाइम कंडीशन क्या है, कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ चोट लगी है, और जरूरी नहीं है कि वहां पे सबके पास उस टाइम फर्स्ट एड का जो किट है वो हो ही हो। तो क्या होता है कि आसपास की जितनी सारी वस्तुएं हैं या आसपास जो भी हमको दिखाई दे रहा है, या हम क्या कर सकते हैं उसके अनुसार किसी के लिए भी थोड़ी सी सहायता उपलब्ध करा देना, जिससे कि वो क्या हो सके कि जब तक उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए तो उसकी कंडीशन ज्यादा खराब ना हो। और इससे क्या हो सकता है कि वो सीधा सा है जिसको एक्सीडेंट हुआ है उसकी जान भी बच सकती है, और मान लीजिए उसको फर्स्ट एड ही नहीं मिला हो तो पता चलता है कि उसकी डेथ हो जाए वहां पर। तो क्या है कि किसी के लिए भी थोड़ी सी राहत की सुविधा हो सकती है ये। तो करना क्या है कि जो चोटग्रस्त व्यक्ति है, आ, आ, उसको जब तक आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे, या मान लीजिए आपने एम्बुलेंस बुलाने के लिए आपने कॉल कर दिया है या अदर चीजें कर ली हैं, लेकिन उससे पहले भी ये होता है कि जिस किसी को एक्सीडेंट हुआ है तो सबसे बड़ी बात तो है कि उसको सांत्वना देना। और जब तक ये नहीं दी जाएगी या उसको ये रियलाइज नहीं करवाया जाएगा कि हाँ वो ठीक है, तब तक तो कंडीशन और भी खराब हो जाती है। तो प्राथमिक उपचार वही है कि किसी भी अप्रशिक्षित के द्वारा किसी की थोड़ी सी सहायता की जाए या थोड़ा सा उपचार किया जा रहा है। और जो कि जिसको चोट लगी है उसके लिए क्या हो सकता है, जीवन रक्षक भी सिद्ध हो सकता है। मतलब हम्म, या मान लीजिए कभी नहीं मिला उसको ऐसा प्राथमिक उपचार, तो पता चला कि उसकी डेथ ही हो गई वहां पर। तो उससे पहले उसके बाद ये जान लेते हैं कि जो हमारी फर्स्ट एड किट होती है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो ये तो रही एक अच्छी खासी लिस्ट, लेकिन जैसे मान लीजिए हम अपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स बनाते हैं, तो उसमें कॉमन सी चीजें रखते हैं कि जैसे मान लीजिए कॉटन है, बैंडेज है, कैंची है, टेप हो सकता है, एंटीबायोटिक क्रीम है, कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे मान लीजिए पेन किलर है, फीवर की है, या डिटॉल है, सेवलॉन है, घाव वगैरह साफ करने के लिए। तो ये चीजें तो हमारे जो
प्राथमिक उपचार जो किट होती है उसमें रखी जाती है सामान्य तौर पर घरों में। लेकिन मान लीजिए कुछ अच्छी प्रकार की जो उपचार किट बनाना है तो उसमें क्या क्या होती है, क्या क्या सामग्रियां होती हैं कि एक बॉक्स हो जिसमें घाव को साफ और कवर करने के लिए क्या होती है, अलग अलग पट्टियां हो। पट्टियों के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, है ना। छोटी कैंची, डेटॉल, सेवलॉन, एंटीबैक्टीरियल क्रीम हो सकती है कोई, या मान लीजिए कोई भी एंटीबैक्टीरियल या लिक्विड है जिससे आप घाव साफ कर सकें। दूसरा है नेक्स्ट है रुई का बंडल, पट्टी के बंडल, बैंडेज, चीजें बांधने के लिए छोटी चिमटी, तेज धार वाला चाकू, सुइयों का पैकेट, मेडिसन, और गर्म पानी की बोतल, बर्फ का बैग, कुछ मेडिकल टैप और मेडिसिन जैसे कि मान लीजिए सर्दी, खांसी, बुखार, पेन किलर हैं, एंटीबायोटिक हैं, कुछ इस प्रकार की विटामिन की गोलियां, ग्लूकोज, नई बैटरियों के साथ एक छोटी सी टॉर्च लाइट। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। ये तो रही एक प्राथमिक उपचार किट। और भी सारी चीजें और भी होती है इसमें, हालांकि एक सामान्य तौर पर इसको बताया गया है कि इसमें क्या क्या होना जरूरी है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो प्राथमिक उपचार मान लो अगर किसी को दिया जा रहा है तो ये कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं। तो उससे पहले आपको ये जानना है कि जो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। और जो फर्स्ट एड है हमारा, सॉरी, जैसे मान लो आप किसी को प्राथमिक उपचार दे रहे हैं तो वहां उस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि इन्फेक्शन ना हो जाए किसी को भी। मतलब हम तो उसकी थोड़ी सी सहायता करना चाहते हैं, पता चलता है कि हमने कंडीशन और भी खराब कर दी। तो प्राथमिक उपचार करते समय ये बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान में रखना कि इन्फेक्शन कम से कम हो, या हमको इस प्रकार से चीजें करनी है कि इन्फेक्शन का खतरा बिल्कुल भी ना हो। तो बात कर लेते हैं कि मान लीजिए किसी को घाव या चोट लगी है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो यही है कि एम्बुलेंस के लिए कॉल किया जाए, है ना। जब तक एम्बुलेंस आती है तब तक क्या कर लेना है कि अगर मान लीजिए घाव बहुत गहरा है या खून बह रहा है तो क्या करना है, उसको रोकने की कोशिश करनी है। और ब्लीडिंग रोकने के लिए करना यह है कि आप कपड़े से, बैंडेज से, हाथ से दबा के उसको रोक सकते हैं। और रोक के ही रखना है, मतलब हाथ से अगर आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो टाइटली आप उसको दबा के रखिए, क्लीन ना करिए उसको बार बार। पता चलता है कि जैसे ब्लीडिंग होती है तो हम लोग उसको बार बार क्लीन करते हैं। अगर आप कंटिन्यू क्लीनिंग करते जाएंगे तो जो रुधिर का थक्का है उसको बनने में और ज्यादा टाइम लगेगा। डिपेंड ये भी करता है कि जो चोट है वो कितनी बड़ी है। अगर मान लो छोटी चोट होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए, लेकिन इंजरी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है तो वो स्वतः रुकने वाली नहीं है। फिर भी कोशिश की जाती है कि हाँ, थोड़ी सी सहायता की जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ब्लीडिंग है उसको रोकने के लिए एक कदम उठाना है। दूसरा है जैसे मान लीजिए जो घाव है उस पर हल्के से साबुन या जो भी एंटीबैक्टीरियल आपके पास जो लिक्विड है उससे उसको हल्के से धो के थोड़ा सा साफ करना है। बहुत ज्यादा टाइटली साफ नहीं करना है क्योंकि पता चलता है वहां चोट लगा हुआ है और हम उसको थोड़ा रगड़ के टाइट कर रहे हैं तो पहले से ही वहां की जो सेल है वो डैमेज है, पता चलेगा कि वो और ज्यादा डैमेज हो जाए। तो उसको इस प्रकार से साफ करना है कि वहां कोई हानि और ज्यादा क्षति ना हो। साफ करने के बाद उस पर एंटीबैक्टीरियल कोई भी क्रीम लगानी है, बैंडेज से बांध देना है। और इम्पोर्टेंट कि एम्बुलेंस आ चुकी है तो उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाना है जिससे कि उसकी अच्छे से इलाज या ट्रीटमेंट किया जा सके। तो ये तो रहा घाव या चोट लगने पर। दूसरा है जैसे मान लीजिए अगर हड्डी टूट जाती है तो प्राथमिक उपचार किस प्रकार करना है। तो पहले तो ये जान लेंगे कि जो एबीसी रूल लिखा हुआ है इसमें, अगर आदमी बेहोश हो तो सबसे पहले एबीसी रूल को फॉलो करें। तो एबीसी का मतलब होता है, ए का मतलब है एयरवे, बी का मतलब होता है ब्रीथिंग और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। तो इन बातों का सब मतलब कोई सा भी एक्सीडेंट हुआ हो या मान लीजिए किसी को चोट लगी है तो जो एबीसी रूल होता है इसको सबसे पहले फॉलो किया जाता है कि किसी भी इंसान की आपको क्या करना है, ये देखना है कि उसकी श्वास नली में रुकावट तो नहीं है, जिसका एयर पाथवे है वो प्रॉपरली है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो व्यक्ति अगर बेहोश हो गया है तो बेहोश होने के बाद क्या होता है, उसकी जीभ है जो वो फोल्ड हो जाती है पीछे की तरफ, तो उसकी जो सांस है वो प्रॉपरली नहीं आ पाती है। तो आपको ये चेक करना है
कि उसकी श्वास नली में कोई रुकावट तो नहीं है, मुंह बंद है, बेहोश है, तो मुंह खोल के आप उसकी जीभ की डायरेक्शन देख सकते हैं कि वो सीधी है या पीछे की तरफ फोल्ड तो नहीं हो गई। अगर फोल्ड हो गई है तो आपको उसे ठीक करना है। ये तो रहा ए का मतलब एयरवे। ब्रीथिंग का मतलब होता है कि आप क्या करेंगे, ये पता लगाएंगे कि उसकी सांस है वो आ रही है, प्रॉपरली आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम क्या करते हैं, हाथ लगा के नाक के पास हाथ लगा के या मान लीजिए अपना कान लगा के ये चीजें पता करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलेशन, तो मतलब नब्ज वब्ज नाड़ी कुछ चल भी रही है या नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि हैंड पर 3 उंगलियां दबा के आपको पता लगाना है कि जो सर्कुलेशन है या नाड़ी की जांच करनी है वो हो रही है या नहीं, मतलब बीट कर रही है या नहीं कर रही है। और अगर मान लीजिए वहां नहीं पता चल पाता है तो आपको कहाँ पता लगाना है, निचला वाला जो जबड़ा होता है उसके पीछे जहां वो खत्म हो जाता है वहां देखा होगा कि आप हाथ लगा के या उंगली लगा के बहुत हल्के से ये चीजें पता कर सकते हैं, मतलब वहां भी नाड़ी की जांच की जा सकती है, की जाती है, आपने देखा होगा फिल्मों में, टीवी में, इस प्रकार से। तो ये तो रहा कि एबीसी रूल को आपको सबसे पहले फॉलो करना है। उसके बाद अगर मान लीजिए खून निकल रहा है तो क्या करना है, ब्लीडिंग को बंद करना है। और व्यक्ति है उसको अगर चोट लगी है तो सदमा भी लगा होगा, तो उसको क्या करना है, उसको थोड़ी सी सांत्वना देनी है कि हाँ सब ठीक है, हाँ, ठीक है सब कुछ, ऐसे कुछ इस प्रकार। और फिर आपको ये देखना है कि जहाँ पे चोट लगी है वो वाले एरिया में कहीं हड्डी तो नहीं टूटी है, या मान लो मोच तो नहीं है, स्प्रेनिंग तो नहीं हो गई है, और हड्डी टूट गई है तो क्या करना है, आसपास आपको कोई लकड़ी, लकड़ी का पट्टा, स्टिक, या मान लीजिए और कुछ इस प्रकार से लगाना है कि जिससे कि वो डिसलोकेशन ना हो, मतलब हड्डी है जो वो एक स्थान पर थोड़ी सी स्थिर हो जाए, क्योंकि अगर वो हिलेगी डुलेगी तो उसको ज्यादा पेन होगा। तो हम करते भी यही है कि जहाँ कभी भी हड्डी टूट जाती है तो क्या करते हैं, खपच्ची, जैसे आपने देखा होगा बांस की थोड़ी सी पतली स्टिक, या मान लीजिए लकड़ी की वही बना के थोड़ी सी, और क्या करते हैं उसको बांध देते हैं कपड़े से या किसी से भी, तो वो स्टेबल रहे, ये किया जाता है। और फिर क्या करना है, जहाँ पे चोट लगी है वहां पर थोड़ा सा आइस ठंडा रखने के लिए। और नेक्स्ट कि जो मरीज है उसको कहाँ लेके जाना है, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं करंट लगने पर क्या करना है। तो सबसे पहले तो जो करंट का जो स्रोत है या बिजली का जो स्रोत है उसको बंद करना है, और उसके लिए हाथ नहीं लगाना है भाई। उसके लिए आपको क्या यूज करना है, लकड़ी है या प्लास्टिक का कोई कार्डबोर्ड है, या मान लीजिए कुछ भी प्लास्टिक, लकड़ी, ये चीजें आपको यूज करनी है उस सोर्स को बंद करने के लिए। और जो घायल व्यक्ति है उसको वहां से थोड़ा सा हटाने की कोशिश करनी है। वैसे तो नॉर्मली यही होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो आदमी थोड़ा दूर गिर जाता है, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी भी बनती है कि वो उससे चिपक के रह जाता है। तो अगर आदमी बेहोश हो गया है तो एबीसी रूल को फॉलो करना है। चोट लगे हुए स्थान पर आपको बैंडेज लगाना है, कपड़े से साफ करके उसको ढक देना है। और ये सबसे कॉमन सा होता है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो उसका जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसका अच्छे से मसाज किया जाए जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, क्योंकि सर्कुलेशन में तभी प्रॉपर रहेगा। और ये आपने देखा भी होगा, पानी वानी नहीं देते हैं पीने के लिए जब तक कि उसको थोड़ा सा अच्छा सा फील ना होने लगे। तो मसाज जरूरी है। हाँ, इसके बाद कुछ और चीजें भी होती है, जैसे मान लो कोई जल गया है तो जलाने के बाद जो स्थान जला हुआ है उसको क्या करेंगे, आप पानी में डुबो के रखेंगे, एंटीबायोटिक क्रीम लगाएंगे, पेन किलर देंगे। और मान लीजिए सांप ने काट लिया है तो मैम हम्म मैम पानी क्यों नहीं देते? कंडीशन खराब ही होने वाली है और कुछ नहीं है। ज्यादा अच्छा ये है कि जब तक कि उसको सांत्वना मतलब वो जब तक चैन में ना आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। और चीजें ये दी जाती हैं कि उसको कुछ गर्म आहार दिया जाए बजाय ठंडे के। मैम पानी से क्या हो जाएगा? मतलब पानी को ही क्यों मतलब नहीं देते हैं, और तो दे देते हैं। नहीं, पानी ही प्रोहिबिटेड नहीं होता, अदर चीजें भी प्रोहिबिटेड होती हैं, बट ऐसा मानते हैं कि पानी है। ओके मैम। कंडीशन वही होती है कि अगर कुछ देना भी है तो जब तक वो अच्छे से ठीक ना हो जाए उसके बाद आपको क्या देना है, कुछ गर्म खाद्य पदार्थ आपको उसको प्रोवाइड करवाने हैं।
मान लीजिए दूसरा ये है, सांप ने काटा है तो क्या करना है, जहां पर काटा है सबसे पहले वहां पर एक थोड़ा सा कट का निशान लगाना है, जिससे कि पॉइजन है वो थोड़ा बाहर निकले। उस एरिया को आपको बैंडेज से टाइटली, बहुत ज्यादा टाइटली बांध देना है, जिससे कि सर्कुलेशन की क्रिया थोड़ी सी कम हो और जो जहर है वो थोड़ा सर्कुलेशन के माध्यम से इस मतलब उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाए। उसमें ये भी है कि जैसे किस सांप ने काटा है। मोस्टली सांप जहरीले नहीं होते। ऐसा मानते हैं कि लगभग 3 या 4% से भी कम सांप जो होते हैं वही जहरीले होते हैं, बाकी का सभी जहरीले नहीं होते हैं। और मोस्टली लोग डर से ही मर जाते हैं ज्यादातर, है ना। तो उसमें भी ये है कि अगर कोबरा ने काटा है या वाइपर या कैरेट तीनों ने काटा है, तो कोबरा में तो ये है कि उसका नर्वस सिस्टम खराब करता है, उसका जो जहर होता है। और कैरेट वगैरह या वाइपर ये जो काटते हैं, तो उनसे क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन की जो क्रिया होती है वो धीमी हो जाती है, या आप ऐसे समझ लीजिए कि जो ब्लड है उसमें क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है। मतलब जैसे वो ऊपर की तरफ आ रहा है, या मान लीजिए उसका जो सर्कुलेशन हो रहा है, तो क्या होगा कि रक्त का थक्का बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ कंडीशन थोड़ी खराब होती है। और मान लीजिए सांप के काटने पर जो लोग मरते हैं तो वो ये वाली कंडीशन से मर जाते हैं कि उन्होंने उनको जहरीले सांप ने काटा है। और बाइगिर बुलाने से या इनके बुलाने से कुछ नहीं हो रहा है। ज्यादा अच्छा ये है कि आपको उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। उससे पहले तो यही है कि आप उसको प्राथमिक उपचार दे लें, कि कट का निशान लगाएं, टाइटली बांध लें उसको। और उसको बेहोशी आना शुरू हो जाती है तो उसको सोने नहीं देना है। और जल्दी से जल्दी उसको कहाँ लेके जाना है, हॉस्पिटल। और एंटी वेनम का इंजेक्शन लगवाना है, प्रतिविष का एक इंजेक्शन, जो कि किससे बनाया जाता है, सांप के जहर से ही बनाया जाता है उसको। और वो उसके अगेंस्ट काम करने लग जाता है, वो लगवाना है। हॉस्पिटल में मोस्टली मिल जाता है एंटी वेनम का इंजेक्शन। और मान लीजिए कुत्ते ने काट लिया है, तो ये चीजें सबको पता है कि जो कुत्ते वगैरह होते हैं उनमें 60 से ज्यादा भी वायरस और बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि उनमें रेबीज पाया जा रहा है। मतलब जो भी कैट फैमिली के, या आप ऐसे कह सकते हैं कि कुत्ते वाली फैमिली के जितने सारे पशु होते हैं, मान लीजिए क्या कहते हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, शेर है, इनमें रेबीज का जो वायरस है वो मोस्टली पाया जाता है। तो करना वही है कि मान लो कुत्ते ने काट लिया है तो क्या करना है, घाव को अच्छे से साबुन से, डिटॉल से या पानी से धोना है। बहुत अच्छे अच्छे से धोना है उसको, क्योंकि हो सकता है कुत्ते ने, रेबीज का वायरस पाया जाता है मोस्टली में, तो इन्फेक्शन ना हो। तो उसको अच्छे से धो के पूरा साफ करके पहुंच के हॉस्पिटल लेके जाना है। और क्या लगवाना है, एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाना जरूरी है। चाहे वो कुत्ता सिंपल सा हो या पागल हो, कैसा भी सही, लेकिन ज्यादा बेस्ट ये रहता है कि आप उसको एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाएं। ये तो रही ये बात, है ना। दूसरा आपको एक और चीज समझ लीजिए कि जैसे एक होता है सीपीआर। सीपीआर का मैम मतलब होता है, हाँ। मैम जैसे मतलब जब सांप काटता है तो बांध देते हैं, बांध लगा देते हैं, तो हम्म। उस बांध के लगाने से अगर सर्कुलेशन बॉडी का ब्लड का रुक गया तो? नहीं रुकेगा। बस बस ये है कि स्पीड बस थोड़ी सी कम होती है, इतना टाइटली है ना। वो सर्कुलेशन तो नहीं रुकने वाला है। आप समझ सकते हैं, बहुत सारी धमनियां हैं, सिराएं हैं, तो सर्कुलेशन तो आप ये कहें टाइटली पूरी तरह बंद हो जाएगा, वो तो नहीं होता है। बट ये है कि हाँ थोड़ा स्पीड, कोशिश ये करते हैं कि वो जहर जो है वो सर्कुलेशन के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या शरीर में एंटर हो रहा है, उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाए, बस इतना है। प्रॉपरली और मैम सांप जो है अगर वो सर पर खा जाए तो फिर उसका क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन तो वही है कि तुरंत ही आपको कहाँ लेके जाना है, हॉस्पिटल। अब मान लो बॉडी है जहाँ आप बैंडेज लगा सकते हैं, बांध सकते हैं, वहीं तो ये चीजें कर पाएंगे। अगर मान लीजिए वहां नहीं बांध सकते हैं, तो क्या ऑप्शन हो सकता है, फिर तो वही होता है कि आप कट का निशान लगाइए। और कोशिश कीजिए कि वहां ज्यादा से ज्यादा ब्लड निकले, है ना। मतलब इतना सो ब्लड निकल जाए कि बहुत ज्यादा कट का निशान भी नहीं लगा देना है, पता चलता है कि वो उसकी जो डेथ हो गई है वो ब्लीडिंग के कारण हो गई है। तो कोशिश ये की जाती है कि मान लीजिए गर्दन में काटा है, सिर पे काटा है, फेस पे काटा है, तो वहां तो आप बैंडेज भी नहीं लगा सकते हैं अच्छे से। तो कोशिश ये करना है कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए उसको ले जाया जाए। ओके मैम।
दूसरा एक ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए जो एबीसी रूल होता है या एबीसी जो रूल फॉलो करते हैं उसमें सीपीआर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। सीपीआर का मतलब होता है कृत्रिम श्वास देना। तो ये आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कोई आदमी बेहोश हो जाता है, उसकी सांस प्रॉपरली नहीं आती है, तो क्या करते हैं कोई भी इंसान दूसरा अपने माउथ के माध्यम से उसको मतलब सांस देता है, और उसके क्या कहते हैं सीपीआर। हाँ, आप उसको समझ सकते हैं आर्टिफिशियल सांस दी जा रही है उसको, और तब तक देनी है कि आपने ऐसे देखा होगा कि गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, मुंह के माध्यम से उसको बार बार सांस देने की कोशिश की जाती है। फिर हार्ट बीट मतलब हृदय के ऊपर हाथ रख के थोड़ा सा पंपिंग करने की कोशिश की जाती है। तो इनके माध्यम से किसी की भी थोड़ी सी जान बचाई जा सकती है। तो जीवन रक्षा प्रणाली की तरह आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो प्राथमिक कुछ उपचार है उसका क्या महत्व है। तो महत्व इतना ही है कि इसके माध्यम से किसी की भी जान बचाई जा सकती है, बस इतना सा है। और तो ऐसा कुछ भी जो अभी तक समझ ना आया हो या क्लियर ना हुआ हो।